नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। कई मुद्दे अहम जो आज के दिन पे छाए रहे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा यूएसएड का है, क्योंकि इसकी फंडिंग और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप एक बड़ा मुद्दा बन गया है। यूएसएड को लेकर बताएंगे कि कैसे गर्मा रहा है ये मुद्दा। बताएंगे आपको विस्तार से कि क्यों सवाल उठ रहे हैं यूएसएड पर। होगी बात दिल्ली सरकार की, जो पहले ही दिन से एक्शन मोड में नजर आ रही है। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने सोल कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का किया उद्घाटन। राष्ट्र निर्माण के लिए बेहतर नागरिक के विकास को बताया जरूरी। कहा यह सम्मेलन तैयार करेगा राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने वाले नेता। दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में पीएम मोदी ने मराठी भाषा को बताया अमृत से भी बढ़कर मीठी। आरएसएस की जमकर तारीफ की। कहा मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी। भारतीय चुनावों को प्रभावित करने की यूएसएड की मदद पर बीजेपी और कांग्रेस में जारी है सियासी घमासान। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त। पीएम मोदी को हराने के लिए ले रहे हैं बाहरी ताकतों की मदद। यूएसएड विवाद को विदेश मंत्रालय ने बताया परेशान करने वाला। कहा संबंधित एजेंसियां कर रही हैं मामले की जांच। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा ऐसी ताकतों को बेनकाब करना जरूरी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। फरवरी में निजी क्षेत्र का शानदार प्रदर्शन। ग्रोथ 6 महीने के उच्च स्तर पर। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ने दिलाई बढ़त। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक और बड़ी खबर से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना पर आधारित स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप एक अनूठा संस्थान जो स्थानीय जरूरतों के मुताबिक युवाओं के अंदर नेतृत्व का विकास करने की दिशा में काम कर रहा है। आज जब इसका पहला कॉन्क्लेव आयोजित हुआ तो प्रधानमंत्री ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मंत्र देते हुए कहा कि आज देश को विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे नेताओं की जरूरत है जिनका दृष्टिकोण वैश्विक हो लेकिन मानसिकता भारतीय हो। School of Ultimate Leadership is the brainchild of Prime Minister Shri Narendra Modi, and it is yet another testament to the Prime Minister's unwavering commitment to nurturing authentic leaders and empowering them to serve the great Republic of India. आज भारत एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में इमर्ज हो रहा है। ये मोमेंटम, ये स्पीड और तेज हो, हर क्षेत्र में हो, इसके लिए हमें वर्ल्ड क्लास लीडर्स की, इंटरनेशनल लीडरशिप की जरूरत है। सॉल जैसे लीडरशिप इंस्टीट्यूशंस इसमें गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप एक ऐसा संस्थान बनेगा जो विकसित भारत के लिए युवाओं में नेतृत्व का विकास करेगा। हर भारतीय 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए दिन रात काम कर रहा है। ऐसे में 140 करोड़ के देश में भी हर सेक्टर में, हर वर्टिकल में, जीवन के हर पहलू में हमें उत्तम से उत्तम लीडरशिप की जरूरत है। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की पूरी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। ये संस्थान स्थानीय जरूरतों के मुताबिक युवाओं के अंदर नेतृत्व का विकास करेगा। भारत मंडपम में सोल सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि जरूरत लोकल के साथ ग्लोबल होने की है, इसलिए संस्थान सिर्फ एक विकल्प ही नहीं बल्कि 21वीं सदी की जरूरत है।
ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारी चॉइस ही नहीं, हमारी नेसेसिटी है। आज भारत को हर सेक्टर में एनर्जेटिक लीडर्स की भी जरूरत है, जो ग्लोबल कॉम्प्लेक्सिटीज का, ग्लोबल नीड्स का सॉल्यूशन ढूंढ पाए, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय देश के इंटरेस्ट को ग्लोबल स्टेज पर सबसे आगे रखें, जिनकी अप्रोच ग्लोबल हो, लेकिन सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लोकल भी हो। राष्ट्र का निर्माण जन जन के विकास से होगा और विकास को सही दिशा मिलेगी एक कुशल नेतृत्व से। यही नेतृत्व देश के नवाचार और कौशल को प्रभावी ढंग से आगे लेकर जाएगा। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पर भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरसिंग तोब्गे ने शिरकत की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। 2 दिवसीय सम्मेलन में राजनीति से खेल तक, व्यापार से सामाजिक क्षेत्र तक, लोक नीति से लेकर अध्यात्म तक से जुड़ी हस्तियां नेतृत्व विकास पर चर्चा करेंगी। दिव्येंदु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ये है सोल समिट यानी स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप यानी सोल की स्थापना की भी तारीफ की, क्योंकि ये वो संस्था है जो समाज के कर्मयोगियों के नेतृत्व को बढ़ावा देती है, जो अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का काम करती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विकसित भारत बनाने में नेतृत्व की भूमिका का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा करते हैं। इसी मंशा से आयोजित सोल लीडरशिप सम्मेलन अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कर्मयोगियों के लिए एक बड़ा मंच बना है, जिसमें राजनीति, खेल, कला और मीडिया के साथ ही आध्यात्मिक दुनिया, लोक नीति, व्यवसाय व सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की कहानियां सभी को प्रेरित करेंगी। इसका मकसद सहयोग और विचारों का मंथन कर नेतृत्व के इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है, जिसे युवाओं को प्रेरित करने के लिए विफलताओं और सफलताओं दोनों से प्रेरणा लेना है। हमारे प्रधानमंत्री जी को जो आज हमने इस लीडरशिप कॉन्क्लेव में सुना है, उससे मुझे प्रेरणा मिली है और मैं सरपंच गाइडेंस काउंसलिंग सेंटर चलाता हूं देश भर में। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और जो फाउंडर हैं इसके, उन दोनों ने मिलके युवाओं को ये मौका दिया कि वो आगे आए। प्रधानमंत्री has said that the school of ultimate leadership will create leaders for the world. जो पीएम का जो विजन है स्कूल स्पेशली लीडर्स बनाने के लिए, और मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं यहाँ आऊँ तो लीडर बन के आऊँ। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे फ्यूचर में ये बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा और हमारे यूथ को एक नई दिशा में लेकर जाएगा। We as youth leaders can shape the country, can shape the future of our country and pave the way for the success for a विकसित भारत। जब शुरुआत थी भारत की, तो भारत किससे चलता था? वो चलता था मसल पावर से, उसके बाद चला मनी पावर से। अब जो भारत आगे बढ़ने वाला है, विकसित भारत जो बनने वाला है, वो बनने वाला है हम युवाओं की सोच से। एक ज्वाला प्रकट हो रही है, जिसके द्वारा युवाओं में हिम्मत आ रही है कि वो अपने विचारों को सबके सामने एक नेशनल लेवल पे प्रकट कर सकें। गौरतलब है कि देश में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल की स्थापना की गई है। ये जनता के सेवकों को जनहित में आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। इसका उद्देश्य औपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से भारत में राजनीतिक नेतृत्व के परिदृश्य को व्यापक बनाना है। His blend of leadership accompanied or intermingled with spirituality is a praiseworthy thing. Because politicians and spirituality doesn't go hand in hand in general, but he is an amalgamation, a beautiful flower that carries both the fragrances. Prime Minister deeply believes that the future of a country like India is not just natural resources, as he said, it's about human resources. And his commitment to the youth of India, the young talent, to convert them into leaders is very critical for India becoming a Viksit Bharat. Prime Minister is, as we all know, is a karma yogi. He is rightly sort of driving this country forward. जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो एक बहुत ही मैं कहूँगा एक बहुत ही फार साइटेड विजन है कि they want to create a huge pipeline of leadership. That is what his idea is.
सोल उन नेतृत्वकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन का मंच है जो परिवारवादी राजनीति से नहीं बल्कि सार्वजनिक सेवा, योग्यता, प्रतिबद्धता और जुनून के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। सोल आज दुनिया में नेतृत्व की जटिल चुनौतियों का मार्गदर्शन करने, आवश्यक ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता हासिल करने में मदद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वाकई कुछ हटकर है ये सोल यानी स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, और आज इसमें जो प्रधानमंत्री ने कहा वही हमारी चर्चा का विषय है, जिससे जुड़ा हमारा आज का विशेष जो कहता है सोल समिट में मोदी मंत्र। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हसमुख अधिया जो वाइस चेयरमैन है सोल के। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अधिया आपका। डॉक्टर साहब, नॉर्मली हम ये जानते हैं कि जो ये नेतृत्व की भावना है या क्षमता है, इसका विकास तो बचपन से ही शुरू हो जाता है। आपको कैसे बड़ा किया जाता है, परिवार में आपकी कैसे अपब्रिंगिंग होती है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है, और फिर ऑफ कोर्स स्कूलिंग पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन ये सोल एक अलग से हटकर सोच, ये ऐसा क्या करते हैं सोल पे जिसमें हम इस नेतृत्व क्षमता पर काम कर रहे हैं मौजूदा व्यवस्था के तहत? ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं, बचपन से जो ट्रेनिंग होती है उसमें कुछ क्षतियां रह जाती है, बिकॉज हमारे पेरेंट्स भी इतने शिक्षित नहीं होते और कुछ कमियां रह जाती है। जहां तक लीडरशिप का सवाल है, लीडरशिप वो मैनेजमेंट से अलग विषय होता है। लीडरशिप इज ए डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। और लीडरशिप में यह है कि एक आदमी के अंदर की खुद की क्षमता, जिसका विकास अच्छी तरह की ट्रेनिंग देके किया जा सकता है, तो उस तरह का एक विकास करने की प्रक्रिया जो है, उसके लिए लीडरशिप की ट्रेनिंग बड़ी आवश्यक है। ये एक अंदर की क्षमता है, ये मैनेजमेंट नहीं है, ये कोई टूल एंड टेक्निक नहीं है जिससे कोई चीज को कर पाए। तो ये जो विषय है उसके पीछे आइडिया वही है कि इंडिया को बाकी सब चीज में तो ठीक है, लेकिन हर सेक्टर में हमें लीडरशिप चाहिए, और मेनली हमें सोशल सेक्टर में लीडरशिप चाहिए, पॉलिटिकल स्फीयर में भी लीडरशिप चाहिए। ऐसे नेताओं को तैयार करना चाहिए हमको जो कि नेक्स्ट जनरेशन का लीडर बने वो लोग। और उसके लिए सिस्टमेटिक ट्रेनिंग अगर किया जाए तो नॉट बाय चांस बट बाय सिस्टमेटिक ट्रेनिंग वन कैन एंटर द पॉलिटिक्स आल्सो। सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स हमारा जो एक प्रयास है कि 3 चीज की लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी शुरू में। उसमें एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, एक सोशल सेक्टर लीडरशिप है, और एक है पब्लिक पॉलिसी लीडरशिप। तो पॉलिटिकल लीडरशिप में भी हम शुरुआत करेंगे। डॉक्टर अधिया, जब हम बात करते हैं लीडरशिप की, तो जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति में जब नेतृत्व क्षमता की बात करते हैं तो ऐसा किस तरह का इकोसिस्टम हम बनाना चाहते हैं जिसके आधार पर ये नेतृत्व का विकास एक प्रक्रिया के तहत ही सब चीजों में सम्मिलित सा नजर आए? ऐसी क्या दूरगामी सोच लेकर सोल काम कर रहा है? कौन सी वो बड़ी तस्वीर है जिसे हम हासिल करना चाहते हैं? देखिए, व्यक्ति विकास जो है वो फाउंडेशन है। व्यक्ति को विकास करने के बाद ही वो अच्छा नेता बनेगा, और उसके लिए हमें लाना चाहिए हमारी जो लीडरशिप की ट्रेनिंग है, उसमें हमारा जो स्पिरिचुअल विजडम है, एंशिएंट विजडम है, उसको लाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हम उनको सही में अच्छा व्यक्ति नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए हमारी संस्था का जो ये मोटो है, अल्ट्रुइज्म, एक्सेलेंस एक्सेट्रा, वो उसी के आधारित है। हमारी अपनी फिलॉसफी है लीडरशिप की, हमारी अपनी बरसों पुरानी अपनी एक थियरी है, उसी को हम आगे लेके चलेंगे और लोगों को एक अच्छा व्यक्ति के रूप में अच्छा चारित्र निर्माण करके उनको कुछ ऐसे प्रिंसिपल सिखाए जाए कि जिससे वो आगे जाके देश के लिए काम करे, अपने लिए नहीं। डॉक्टर अधिया, ये चूंकि अभी एक नई सोच है, एक नई पहल है जिस पर काम शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना पर यह आधारित है। जैसा आपने स्वयं कहा, उत्कृष्टता, सत्यनिष्ठा, सेवा, ये बड़े मंत्र हैं जिस पर यह काम कर रहा है। आज प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद ऐसा कौन सा मंत्र मिला जिस पर आपको लगता है कि इस दिशा में आगे बढ़ना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? देखिए, मोदी जी ने जो अपेक्षा रखी है सोल के लिए वो बहुत बड़ी है। उनका ये विजन है, उनका ये सपना है कि सोल एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्था बने और इतने सारे लोगों को वो ट्रेन करे कि एक बड़ा वटवृक्ष बन के वो आगे चले। तो यही हमने उनके स्पीच में से सीख लिया है कि हमें आगे बढ़ के बहुत काम करना होगा इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। इसके लिए और सोच चाहिए और हमें उसमें प्लानिंग करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा परिसर बन रहा है, एक पूरी व्यवस्था तैयार हो रही है, लेकिन डॉक्टर अधिया,
किस आधार पर लोगों का चयन किया जाता है कि इनको हमें नेता बनाना है? क्योंकि देखा जाए तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसमें नेतृत्व क्षमता का विकास हो ताकि वो अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो सके, लेकिन कौन है जो सोल का हिस्सा बन पाते हैं? किस आधार पर इनका चयन होता है? देखिए, अभी तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम ही शुरू किए क्योंकि हमारा कैंपस का काम शुरू हो गया है। करीब 2 साल लगेगा। जब कैंपस बन जाएगा उसके बाद हम कुछ मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स का करेंगे। उसमें हम ऐसे लोगों को चुनेंगे जिनकी एक परीक्षा होगी अच्छे से। परीक्षा में नॉट रिटन एग्जामिनेशन, उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसके अंदर कितना स्पिरिट है, उसको क्या देश के लिए करने की महत्ता है, ये सब देख के फिर हम लोग उनको सिलेक्ट करेंगे और ऐसे लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे फिर। लेकिन वो 2 साल के बाद की बात है। इमीडिएटली हम लोग इस तरह का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू नहीं कर रहे जिसमें हमें ज्यादा चयन करना। अभी हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम से शुरू करेंगे, जिसमें अभी जो इलेक्टेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है अर्बन लोकल बॉडी के, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा पॉलिसी वर्कशॉप करेंगे जो कि पब्लिक पॉलिसी पर्सोनल के लिए होगा। ऐसा कुछ प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो डॉक्टर अदिया, जब हम जी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें राजनीति में 1 लाख युवाओं को लेकर आना है, और आपने भी बात शुरुआत में ही इस बात को सामने रखा कि अलग अलग तरह के राजनीतिक स्तर पर ट्रेन किया जाएगा। राजनीति का एक हमारे जहन में बना बनाए एक तस्वीर है जो सदियों से चलती आ रही है। जब से आज़ादी हुई है उसके बाद से राजनीति एक ढर्रे पर चल रही है। कहाँ तक आपको लगता है कि इसको किस तरह का बदलाव मिल पाएगा जब हम अपने युवाओं को ट्रेनिंग के साथ राजनीति में लेकर आएंगे, क्योंकि वो फिर एक फोकस्ड अप्रोच होगी? देखिए, फोकस अप्रोच में एक तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज यू सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाए जिसके अंदर कुछ करने का जुनून है देश के लिए, पहली बात। दूसरी बात कि जो वैल्यूज हम सॉल में सिखाते हैं उसी वैल्यूज को हमें फॉलो करना पड़ेगा, तब उसके असर होगी उनके ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर। तो हम कोशिश करेंगे उस तरह का माहौल बनाए, उस तरह की फैकल्टी मेंबर हो, उस तरह के नेताओं को लाया जाए जो इनको ट्रेनिंग दे। तो ये सिस्टमेटिक ट्रेनिंग के बाद देश में जरूर बदलाव आएगा, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स के लिए जो एक प्रकार की नापसंदगी है यंग लोगों में, वो दूर होनी चाहिए। दे शुड ऑल्सो नो कि पॉलिटिक्स इज ए वे ऑफ सर्विंग द कंट्री, और उसी सोच के साथ वो अगर आएंगे उनको सिस्टमेटिक ट्रेनिंग दी जाएगी, और शायद जो बड़े बड़े नेता आएंगे उधर उनको सिखाने के लिए, वो उनको ये भी सिखाएंगे कि राजनीति में जीतना कैसे है, उसकी भी स्ट्रेटेजी सिखाएंगे। तो फिर वो लोग उससे आगे बढ़ेंगे। देखना होगा कि ये जमीन पर भी इस सफल होती नजर आए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा देश विकसित हो। लेकिन डॉक्टर अदिया, यहाँ पे जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि समय समय पर सरकार के सामने भी कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र होते हैं जिन पर जोर दिया जाता है। तो क्या सोल में भी जिन क्षेत्रों में नेतृत्व विकास की बात हो रही है, इन क्षेत्रों को वही प्राथमिकता के क्षेत्रों में गिना जाएगा जो सरकार के फोकस में या केंद्र में है? जी जरूर, वो तो है ही। मतलब एक व्यापक चर्चा हो रही है कि देश में लीडरशिप को डेवलप करना पड़ेगा, ये व्यापक चर्चा हो रही है। नाउ सवाल ये है कि कौन करेगा। सरकार तो अपनी तरफ से अलग अलग सरकार के तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, लेकिन ये एक ऐसी संस्था है जो कि प्राइवेट संस्था है। उसमें हम न गवर्नमेंट के साथ कोई अफिलिएशन ले रहे हैं, न कोई डिग्री दे रहे हैं, न कोई प्लेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ बात कर रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा इनिशिएटिव जी, तो जब आज के दौर में हम देखते हैं डॉक्टर अदिया, तो हम बातें हैं कि तकनीक एक बहुत बड़ा अवसर भी है, एक और बहुत बड़ा चैलेंज भी है, चुनौती भी है। किस तरह आपके नेतृत्व विकास की इस प्रक्रिया में तकनीक चुनौती नहीं अवसर के रूप में काम करती नजर आएगी, क्योंकि बदलती तकनीक के साथ आत्मसात करना अपने आप को बहुत जरूरी है? नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। संस्था को भी अपना पूरा स्वरूप भी बदलना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा, और वो हम ध्यान रखेंगे कि समय के साथ चलने वाली ये संस्था बने। हमारी जो संस्था का जो अभी बिल्डिंग का प्लान आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, उसमें हमने काफी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का डिसीजन लिया है, उसके लिए प्रावधान किया है। इंटरेक्टिव मीडिया लैब भी होगी उसमें, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के ही हम लीडरशिप की ट्रेनिंग देंगे। प्रधानमंत्री की जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी सोच होती है डॉक्टर अदिया, वो हमेशा जन कल्याण पर केंद्रित होती है। आज भी प्रधानमंत्री ने इस बात को सामने रखा है। तो किस तरह से हम इस बड़ी व्यापक सोच को ही केंद्र में रखकर सोल चल रहा है कि जन कल्याण, देश का विकास सर्वोपरि?
दैट इज द मेन मोटो ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। हमें ऐसे युवाओं को तैयार करना है जो देश के लिए काम करने के लिए राजी हो और उनको अच्छे से सिस्टमेटिक ट्रेनिंग देना है। चलिए, पॉलिटिकल ट्रेनिंग की बात हुई, उसके अलावा जैसे हमारे यहाँ शिक्षा, आरोग्य, सैनिटेशन, ये सब क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अच्छे विद्वान लोग तो हमारे पास है, लेकिन उनको लीडरशिप की कोई ट्रेनिंग ना होने के कारण हमारी शैक्षणिक संस्थाएं, आरोग्य की संस्थाएं, वो सब ठीक चले, उसके लिए भी हम प्रयत्न करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर है, एजुकेशन और हेल्थ और सैनिटेशन के इंचार्ज है, उनको भी अच्छी ट्रेनिंग देके उनको अच्छा लीडर बनाया जाए। ये हमारा प्रयास होगा। चलिए डॉक्टर अदिया, बहुत बेहतरीन प्रयास है ये, क्योंकि देश के अगर विकास को एक नई दिशा दिखानी है तो सही और सक्षम नेतृत्व बहुत जरूरी है, वो भी अलग अलग क्षेत्रों में युवा नेतृत्व जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और न्यूज नाइट में आगे देखेंगे, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको चुनावी हस्तक्षेप पर सियासत में बवाल। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1000 रुपए प्रति माह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। और ब्रेक के बाद अब बात US एड की, क्योंकि भारतीय चुनावों को प्रभावित करने की US एड की मदद पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान जारी है।
बीजेपी ने इस मामले में राहुल गांधी पर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी को हराने के लिए राहुल बाहरी ताकतों की मदद ले रहे हैं। बीजेपी ने इस मामले में मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है कि यूएस एड के 2.1 करोड़ डॉलर्स बांग्लादेश के गैर सरकारी संगठनों को ही गए हैं। चुनावी हस्तक्षेप पर ट्रंप का सवाल। भारत की सियासत में बवाल। ट्रंप ने विदेशी फंडिंग का खोला राज। भारत विरोधी ताकतों का पर्दाफाश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खुलासे के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। बीजेपी का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान चिंताजनक है। पार्टी का कहना है कि पहले भी ये बात उठी थी कि विदेशी शक्तियां विश्व के लोकप्रिय नेता मोदी जी को हटाने के लिए हस्तक्षेप कर रही हैं। पार्टी का कहना है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं। ये चिंताजनक है। हमारे अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत क्यों हस्तक्षेप करेगी? और यह और चिंताजनक तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि संविधान की शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। पहले श्री राहुल गांधी जी ये बतावें, अमेरिका से पैसा लेकर के, विदेशियों से पैसा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए ये कौन सी चाल है, कौन सी साजिश है, क्यों ऐसा हुआ है? इस मामले में ट्रंप के खुलासे के बाद मीडिया के कुछ हिस्से में ऐसी खबरें आई कि यूएस एड के ये 2.1 करोड़ डॉलर बांग्लादेश के गैर सरकारी संगठनों को गए हैं। हालांकि बीजेपी ने इन मीडिया खबरों को खारिज कर दिया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट 2022 में बांग्लादेश को दिए गए 21 मिलियन डॉलर फंडिंग पर चर्चा करती है। हालांकि इस लेख में 21 मिलियन डॉलर की उस फंडिंग का गलत संदर्भ दिया गया है जो भारत में मतदाता टर्नआउट को बढ़ावा देने के लिए थी। लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी चतुराई से 2012 में भारतीय चुनाव आयोग और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के बीच हुए समझौता ज्ञापन को नजरअंदाज कर दिया है। ये संगठन जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है और इसका मुख्य वित्त पोषण यूएस एड द्वारा किया जाता है। उनकी रिपोर्ट 2014 से शुरू होने वाली उन फंडिंग्स पर भी चुप्पी साधे हुए है जो विभिन्न माध्यमों से भारत की चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए दी गई थी। ये अब स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से भारत की संस्थाओं में उन ताकतों को प्रवेश करने की अनुमति दी जो राष्ट्र विरोधी हितों के लिए काम करती हैं। ऐसी ताकतें जो हर संभव अवसर पर भारत को कमजोर करना चाहती हैं। ये भी स्पष्ट है कि भारत के स्वयंभू सिविल सोसाइटी का एक वर्ग घबरा गया है क्योंकि उन्हें डर है कि और भी ज्यादा जानकारी सामने आएगी और वो चेहरे बेनकाब होंगे जो विदेशी धन के लाभार्थी रहे हैं। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बीच बीजेपी ने अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद हितों के टकराव का एक और उदाहरण सोशल मीडिया पर जारी किया है। अमित मालवीय ने पोस्ट किया है कि कैसे द इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रमों को प्रायोजित करने वाला ओमिडिया नेटवर्क यूएस एड के वित्त और निवेश नेटवर्क का ही हिस्सा है। अभी देखिए, आपके सामने रखते हैं इस बात को क्योंकि ये हितों के टकराव का मामला आता है। इस नेटवर्क को इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रमों को प्रायोजित करने का प्रूफ है जिसको साझा किया है। साथ ही ओमिडिया यूएस एड के ही वित्त और निवेश का हिस्सा रहा है और यूएस एड जिनको सहायता देता है, मदद देता है, फंडिंग करता है, उसमें ये नाम भी आता है। और ओमिडियार के ही जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडिंग मिली है ओमिडियार को। वही ओमिडियार जो इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम्स को स्पॉन्सर करता है और ओमिडियार का ही ये दावा है कि 31 दिसंबर 2024 से भारत में अपने संचालन को बंद कर दिया है। उसने दावा किया है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि 12 अगस्त 2024 को चेन्नई, जनवरी 2025 को दिल्ली में एक कार्यक्रम को फंड किया गया है। तो ओमिडिया नेटवर्क पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये नेटवर्क यूएस एड से फंडिंग ले रहा है और आपके सामने हम ये दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से इस लिस्ट में जहां पे यूएस एड की स्पॉन्सरशिप जाती है उसमें ओमिडिया का भी नाम है।
तो इसलिए ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से विवाद भी बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन यूएसएड विवाद पर राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोपों के बीच विदेश मंत्रालय ने इस मामले को परेशान करने वाला बताते हुए कहा कि संबंधित एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कहा है कि ऐसी ताकतों को बेनकाब करना जरूरी है। भारतीय चुनाव पर विदेशी प्रभाव की चर्चाओं के बीच यूएसएड की फंडिंग का मामला देश में सियासी बवाल की वजह बनता जा रहा है। कांग्रेस जहां अखबार की रिपोर्ट के हवाले से बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है और पिछले 70 वर्षों के दौरान भारत में की गई फंडिंग पर श्वेत पत्र लाने की मांग कर रही है, तो बीजेपी ऐसी रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रही है। जिनके तार जुड़ते हैं गांधी परिवार से, उनका काम फैक्ट चेकिंग नहीं है। उनका काम केवल और केवल जो झूठ राहुल गांधी बोले उसको सत्य बता के और आगे बढ़ाना है। तो इनकी भी फंडिंग हो रही है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने, जयराम रमेश जी ने मांग की है कि एक श्वेत पत्र जारी किया जाए। हम उस मांग को दोहराते हैं। हम यह भी पहले बता दें आपको कि वैश्विक भागीदारी विकास एजेंसीज, जो ग्लोबल फंडिंग एजेंसीज होती हैं, उनको हम तो नहीं मानते गलत। लोकतंत्र में आपसी सहयोग होता है। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी इस पर चिंता जता रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम में कहा कि ऐसी ताकतों को बेनकाब करना जरूरी है, तो वहीं विदेश मंत्रालय ने भी ऐसे खुलासे पर चिंता जताते हुए कहा है कि संबंधित एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। One thing is right, because that is factual. Amount was given. Amount is not small. पता लगाना चाहिए वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के आक्रमण को स्वीकार किया, हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात किया। उन ताकतों पर प्रतिघात करना हमारा राष्ट्र धर्म है। यूएसएड की एक्टिविटीज और फंडिंग के बारे में ये जो खुलासा किया गया है, ये कंसर्निंग है, ट्रबलिंग है। इसको लेके काफ़ी सारी चिंताएं हैं। फॉरेन इंटरफेरेंस को लेके भारत के अपने अंदरूनी मामले में हमारे यहाँ जो एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जो इस मामले में काम करते हैं, कार्यरत हैं, वो इस मुद्दे पर और छानबीन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप के खुलासे के बाद ये मामला गरमाया है। ट्रंप ने यूएसएड द्वारा भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए किए गए 2.1 करोड़ डॉलर के वित्त पोषण को लेकर सवाल उठाया था और कहा था कि उन्हें लगता है कि पूर्व का अमेरिकी प्रशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव किसी और को जितवाना चाहता था। जाहिर है देश की चुनावी प्रक्रिया में दखल बड़ा मुद्दा है और इसकी पूरी जांच जरूरी है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारतीय चुनावों में हस्तक्षेप को लेकर यह बात दीगर है कि ये वक्त वक्त पर जिन एजेंसीज को पैसा दिया जाता रहा है, उनके माध्यम से क्या ऐसा होता रहा है। बड़े सवाल कुछ आपके सामने रखेंगे, जिसके बाद कुछ आंकड़ों के लिहाज से आपको बताएंगे, क्योंकि ज्वलन सवाल इस समय यही उठ रहे हैं हर आम जन के मन में भी कि क्या सत्ता परिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग का प्रयोग किया था, क्योंकि 2014 से 24 तक जिस तरीके से संस्थाओं को पैसा दिया जाता रहा है यूएसएड के द्वारा लोकतंत्र बचाने के नाम पर या फिर वोटर की प्रतिशत बढ़ाने के नाम पर, क्या सत्ता के परिवर्तन में या फिर मोदी सरकार के खिलाफ साजिश में उपयोग हुआ था, एक सवाल। लेकिन क्या 2024 भारत को जो 21 मिलियन दिए गए उसमें फायदा किसको हुआ? यहां सवाल 21 मिलियन के साथ साथ उस सारी फंडिंग का है जो एनजीओज को भी दी गई है। इस फंडिंग से फायदा किसको, कहां, किस स्तर तक हुआ? क्या इसमें कुछ राजनीतिक फायदा भी देखा गया? क्योंकि इसको लेकर भी वक्त वक्त पर कुछ तथ्य सामने आते रहे हैं। भारत में किसे दिए गए 21 मिलियन डॉलर्स? आगे बढ़कर इस सवाल को बढ़ाएं तो यही बात, अब तक विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से किस किस की जेब में गए पैसे? यूएसएड को लेकर बड़े सवाल हर मंच पर उठ रहे हैं। बांग्लादेश को जो 29 मिलियन की मदद दी गई उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि कहा गया है कि जो भारत को पैसा आना था वो तो बांग्लादेश आना था। लेकिन अगर आप देखें यूएसएड को जो जो पैसे दिए गए हैं या जिस तरीके कहां कहां खर्च करना है, किस देश को कितने, उसके तहत ये बहुत स्पष्टता से दिया गया है कि बांग्लादेश को 29 मिलियन अलग से एलोकेट किए गए हैं और बांग्लादेश को यह फंडिंग 2022 में हुई थी। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि 2024 को ही शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। तो क्या इस फंडिंग की उसमें भूमिका है?
इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम भारत की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि 2025, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रंप ने ये मदद बंद कर दी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मदद को रोक दिया है, लेकिन क्या मोदी सरकार के खिलाफ कोई साजिश थी? इतने वर्षों में जो ये फंडिंग यूएसएड से होती रही है, अब उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनावों में हस्तक्षेप का मामला रहा है? क्योंकि कई चुनाव, आम चुनाव भी हम जानते हैं कि 14 के बाद 19 में भी आम चुनाव हुए, उसके बाद 24 में आम चुनाव हुए, लेकिन क्या कहीं किसी स्तर पर यूएसएड की जो फंडिंग एनजीओज को मिलती रही है उसका हमारे देश के भी चुनावी मामलों में हस्तक्षेप रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। लेकिन अगर हम फंडिंग की भी बात करें तो हम पाते हैं कि भारत की राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ा है, ये भी बिंदु सामने आ रहे हैं। क्योंकि 2004 से 13, क्योंकि अगर हम पैटर्न की बात करें, फंडिंग का पैटर्न वो कैसे बदला है? 4 से 13 के बीच हम जानते हैं यूपीए सरकार का शासन था, और ऐसे में भारत सरकार को जो मदद मिली, क्योंकि जैसा कांग्रेस ने भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि यूएसएड से सिर्फ एनजीओज को मदद मिलती रही है, सरकार के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें मदद मिलती रही है। तो उसमें अगर हम देखें तो 4 से 13 इन 9 सालों में भारत सरकार को 20,400 करोड़ से डॉलर से अधिक की मदद मिली है। लेकिन वहीं एनजीओज की अगर हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि ये 211 करोड़ डॉलर्स मिली है। आप ध्यान रहे कि यहां पर हम डॉलर्स की बात कर रहे हैं और इस वजह से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 2013 में यूपीए सरकार थी, लेकिन 2014 वो वर्ष था जब सत्ता में आ गई थी एनडीए सरकार, और उसके बाद 2015 में जाकर देखा गया कि जो सरकार को फंडिंग आ रही थी उसमें एकदम से बहुत कमी आई। कैसे? 15 लाख डॉलर उस साल ही सिर्फ फंड आया सरकार को यूएसएड के माध्यम से, और एनजीओज का अगर हम कुल मिलाकर तब तक का देखें तो हम पाते हैं कि ये बहुत ज्यादा इसमें बढ़ोतरी नजर आई। 257 करोड़ डॉलर कुल मिलाकर एनजीओज का रहा है, जिसका मतलब यह है कि जो फंडिंग आई उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इसका एक मतलब यह भी है कि सरकार को तो जरूर 2015 के बाद फंडिंग बंद हो गई, लेकिन एनजीओज को पर्याप्त पैसा मिलता रहा है। तो सरकार के पास फंडिंग नहीं आ रही थी यूएसएड की, लेकिन ये फंडिंग एनजीओज को जा रही थी। बड़ा सवाल यही उठता है कि एनजीओज के माध्यम से क्या करने का प्रयास कर रहे थे? 2015 के बाद सरकार को फंड बंद, लेकिन एनजीओज को वित्तीय सहायता जारी रही थी। और एनजीओज का क्या रोल रहा है इस मामले में, यही देखने वाली बात है। किसको कहां किस उद्देश्य से मिल रहा था ये पैसा? 2022 में देखा गया कि फंडिंग में जबरदस्त उछाल आया है, और यहां पर टाइमिंग पर भी सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि ये वही वक्त था जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी आरंभ हुई। ये हम सिर्फ 2022 का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन अगर तमाम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो आप पाते हैं कि 2019 से पहले 2018 में भी फंडिंग में उछाल आया। 2019 के आम चुनाव के बाद इस फंडिंग को एकदम से ही कम हो गई, और यही कुछ ना कुछ रेशियो आप देखें तो आप पाते हैं कि ऐसा ही कुछ पैटर्न आम चुनावों में नजर आता रहा है। तो 2022 में भी इसी तरीके का एक आंकड़ा सामने आया जब फंडिंग में उछाल आया। लेकिन राज्य में, देश में उस समय घटनाक्रम क्या हो रहे थे, अगर आप फंडिंग को उससे रिलेट करें तो आप पाते हैं कि कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जो यूएसएड की फंडिंग है ये भी सवालों के घेरे में आ रही है। ओएसएफ हम जानते हैं, जॉर्ज सोरोस काफी खबरों में रहा, सुर्खियों में रहा। हम जानते हैं कि ये यूएसएड को फंडिंग देता है। यूएसएड के तहत डेप, ये वो संस्थाएं हैं जो विभिन्न देशों में, डेप वो संस्था है या आईडेप के माध्यम से जो फंडिंग दी जाती है। सेप एक कंसोर्टियम है जिसमें आईफेस भी आता है, जो 140 देशों में लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की सोच के साथ ही काम कर रहा है, कह यही रहे हैं। आईफेस भी इसी में आते हैं, आईआरआई भी इसमें आते हैं, एनटीआई, ये तमाम अलग अलग संस्थाएं हैं जो सेप के अंडर ही आती हैं। लेकिन सेप को फंड ओएसएफ से भी मिल रहा है, यानी जॉर्ज सोरोस से भी मिल रहा है, और ये फंडिंग यूएसएड के माध्यम से भी हो रही है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये फंडिंग के बाद बहुत सारे ऐसे बिंदु सामने आए हैं जिनको समझना जरूरी है। क्योंकि 2019 में एक ऑडिट हुआ, और उस ऑडिट में ये बात सामने निकल कर आई कि चुनावों में यूएसएड के माध्यम से जो फंडिंग हुई उसका दखल पाया गया। और एसवाई कुरैशी, जो हम जानते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने हालांकि इससे इनकार किया है, मगर ऑडिट इस बात को दिखाता है। तो इसलिए ये कुछ ऐसे बिंदु जो हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं, जो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से वक्त वक्त पर जो फंडिंग यूएसएड के माध्यम से आई उसका हमारी चुनावी प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप के अब
सामने सबूत आ रहे हैं। आईफेस की बात करें, क्योंकि आईफेस वो संस्था है जिसको जॉर्ज सोरोस की ओएसएफ से भी फंडिंग मिल रही है, जिसको यूएसएड से भी फंडिंग मिल रही है। 2012 में इनका चुनाव आयोग के साथ एक एमओयू हुआ, इसको भी कांग्रेस ने उठाया है। और इस मुद्दे पर जब 2012 में यह एमओयू हुआ चुनाव आयोग के साथ, तो उस वक्त चुनाव आयोग का एक वोटर कार्यक्रम था, उसी को लेकर यह एमओयू किया गया था। जैसा हमने कहा कि इन संस्थाओं को जो पैसा मिलता है वो पहले भी सरकारें उसका प्रयोग करती रही हैं। विभिन्न सरकार की एजेंसियां हैं जिनको ये मदद मिलती रही, जिनके माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब इस ट्रेनिंग की बात की जाती है तो भी टाइमिंग पर सवाल उठाया जाता है। 2013 में आईफेस ने जाति आधारित वोटर वर्गीकरण पर पेपर प्रकाशित किया। ध्यान रहे, पहले 2012 में फंडिंग में एमओयू हुआ, लेकिन उसके बाद एक पेपर निकला जिसमें वोटर वर्गीकरण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 2016 में यही वोटर वर्गीकरण एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के लिए बन गया, यानी विपक्ष का एजेंडा। तो क्या इतने साल पहले जो शुरुआत हुई थी वो विपक्ष के एजेंडे को हवा देने के लिए था? ये तमाम भी सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। और आगे बढ़े तो हम आपको कुछ और एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि 2023 में भी आईफेस ने एक और पेपर प्रकाशित किया कि भारतीय चुनावों में दलित, इस मुद्दे पर पेपर प्रकाशित किया गया। अब आप जानते हैं कि जब भारतीय आम चुनावों की बात की या राजनीति की बात करते हैं तो दलित एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इस पेपर के पीछे भी क्या सोच थी? राहुल गांधी ने नारा दिया, जितनी आबादी उतना हक। ये उसी पेपर की सोच से निकला हुआ एक नारा है। इसीलिए बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आईफेस जो यूएसएड से फंडिंग ले रहा है, जिसने ये पेपर पब्लिश किया और जिसके आधार पर कांग्रेस की राजनीति आगे बढ़ती नजर आई, तो क्या है जोड़ इनके बीच का? किस तरह से या किन मायनों में हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी प्रभावित किया जा रहा है? ये तमाम सवाल जिनके जवाब ढूंढ रही हैं जांच एजेंसियां। जैसा विदेश मंत्रालय ने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं, लेकिन देशवासियों को जरूर इस बात का इंतजार है कि सच खुलकर सामने आ जाए। यहां पर न्यूज लाइट में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक्शन में मैडम सीएम। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो एमडीएच दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार आश्वस्त है कि किसान फसल काटने के तुरंत बाद उपज का सुरक्षित भंडारण वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं में करें और बाजार में सही दाम मिलने पर ही उसे बेचें। किसानों द्वारा WDRA पंजीकृत गोदामों में रखी हुई उपज पर बैंक से ऋण लिया जा सकता है। भारत सरकार ने एक डिजिटल गेटवे ई किसान उपज निधि का विकास किया है। इससे किसान को बैंक के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान जन समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। गेटवे का रूल इंजन आवेदक की अर्हता चेक करेगा तथा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करेगा। चयनित विकल्प के आधार पर संबंधित बैंक ऋण राशि का वितरण करेगा। इस डिजिटल गेटवे के माध्यम से उन्हें अपनी फसलों को सही दाम में बेचने की आजादी मिलेगी। The heart of your kitchen is a LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आइए रुक कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का नई दिल्ली विज्ञान भवन में उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मराठी भाषा द्वारा भक्ति आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति में दिए गए योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं की विविधता ही एकता का आधार है।
भारतीय भाषाओं में कभी कोई आपसी वैर नहीं रहा। भाषाओं ने हमेशा एक दूसरे को अपनाया है, एक दूसरे को समृद्ध किया है। साथियों, कई बार जब भाषा के नाम पर भेद डालने की कोशिश की जाते हैं तो हमारी भाषाओं की साझी विरासत ही उसका सही जवाब देती है। इन भ्रमों से दूर रहकर भाषाओं को समृद्ध करना, उन्हें अपनाना, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। इसलिए आज हम देश की सभी भाषाओं को मेन स्ट्रीम लैंग्वेज के रूप में देख रहे हैं। हम मराठी समेत सभी प्रमुख भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मराठी भाषा के समृद्ध इतिहास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा में सौंदर्य है, समरसता है, समानता है, इसमें शक्ति है, भक्ति है और युक्ति भी है। ऐसे समृद्ध मराठी भाषा को उनकी सरकार को शास्त्रीय भाषा यानी अभिजात्य भाषा का दर्जा देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा मिले, इसका करोड़ों मराठी भाषियों को दशकों से इंतजार था। ये काम पूरा करने का अवसर मुझे मिला। मैं इसे अपने जीवन का बड़ा सौभाग्य मानता हूं। माननीय विद्वद्जन, आप जानते हैं, भाषा केवल उसके संवाद का माध्यम पर नहीं होती है। हमारी भाषा हमारी संस्कृति की संवाहक होती है। ये बात सही है कि भाषाएं समाज में जन्म लेती है, लेकिन भाषा समाज के निर्माण में उतनी ही अहम भूमिका निभाती है। और अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में जो नजारा देखने को मिला वो बेहद शानदार और दिलचस्प रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पवार के बैठने के लिए कुर्सी खींची और जब दोनों नेता मंच पर बैठ गए तो पीएम मोदी एक गिलास में पानी भरकर शरद पवार की तरफ खिसकाते दिखे। दरअसल लंबे भाषण के बाद शरद पवार थक गए थे। ऐसे में मंच पर मौजूद पीएम मोदी ने वाटर बॉटल से शरद पवार के ग्लास में पानी भर दिया। और अब दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही एक्शन में आ गई है सरकार। कल पहली बैठक में जहां आयुष्मान योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया, तो शुक्रवार को पहले ही दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया गया है, जो 24 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। न्यूज़ लाइट में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आर्थिक वृद्धि और रोजगार में इजाफा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। CNG कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। CNG एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही CNG अपनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, लेकिन चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. जीरा से प्यास बुझाएं। डाइजेशन के लिए मस्त। शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। और न्यूज नाइट में अब तक दिखाई खबरों पर डालते हैं एक नजर। अब तक न्यूज नाइट में हमने जो बड़ी खबरें कवर की हैं वो आपके सामने रखते हैं। अभी तक हमने आपको दिखाया सोल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या दिया है मंत्र, चुनावी हस्तक्षेप पर सियासत में बवाल, यहाँ पे यूएसएड की बात, और साथ ही एक्शन में मैडम सीएम, दिल्ली की सरकार किस तरीके से है एक्शन मोड में। और अब आर्थिक जगत की खबर, क्योंकि फरवरी माह में भारत के निजी क्षेत्र ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। HSBC के फ्लैश कंपोजिट PMI के आंकड़ों में यह बात सामने निकल कर आई है और ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि फरवरी के महीने में भारत के निजी क्षेत्र ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। किन मायनों में, किन आंकड़ों के आधार पर हम ये कह सकते हैं, आपके सामने रखते हैं। HSBC के फ्लैश कंपोजिट PMI के ताजा आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं, क्योंकि HSBC के फ्लैश कंपोजिट PMI के ताजा आंकड़ों में यह बात सामने आई है कि 6 महीने में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में बढ़ोतरी का मतलब अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। फरवरी माह के लिए फ्लैश PMI भी 60.6 पर ही रहा है। PMI का 50 या इससे ऊपर का आंकड़ा भी बताता है कि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ रही है। तो ये कुछ बड़ी बातें जो ये दिखाती हैं कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था में कंपनियों को नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मांग बढ़ रही है, रोजगार के मोर्चे पर भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और ये S&P ग्लोबल के आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि रोजगार भी बढ़ रहा है और जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए कह सकते हैं एक सकारात्मक बिंदु है। फरवरी में कंपोजिट PMI आउटपुट 60.6 यानी 60.6 पर पहुंच गया था। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक बाद आपको दिखाएंगे खबर जल्दी जल्दी। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। 8
RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए खबरें। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में गुजरात के डांग जिले के संतोकबा ढोलकिया विद्या मंदिर के ग्रामीण एवं आदिवासी समुदाय के विद्यार्थियों से बातचीत की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स का आयोजन किया गया। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सम्मेलन को संबोधित किया और मेडिटेशन के महत्व पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जोहानिसबर्ग में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और CPC पोलित ब्यूरो के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच G20 को संरक्षित रखने में भारत और चीन की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र के हितधारकों के साथ एक बैठक की। बैठक में घरेलू रबड़ उत्पादन को बढ़ाने, यांत्रिकीकरण और AI के माध्यम से नए बाजारों को लक्ष्य बनाने पर गहन चर्चा हुई। जमीन के बदले नौकरी से जुड़ा करप्शन के मामले में CBI की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा। कोर्ट इस मामले में 25 फरवरी को आदेश सुनाएगा। CBI ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लालू यादव समेत 78 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में राज्यपाल CV आनंद बोस से मुलाकात करके मृत्यु कुंभ कहने के संबंधित बयान के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई और इस टिप्पणी को विधानसभा के रिकॉर्ड से हटाने का अनुरोध किया। केरल में LDF सरकार के खिलाफ एक बार फिर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राज्य में सैकड़ों मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बेहतर वेतन और कामकाजी स्थिति की मांग को लेकर तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बड़ा मामला सामने आया है। अलीगढ़ महानगर के 10 बड़े घने हिंदू आबादी वाले इलाके वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज मिले हैं। मामले पर वक्फ आयुक्त एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निधि गोस्वामी ने बताया कि जिले में 1768 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें 1216 संपत्तियां ऐसी हैं जो सरकारी श्रेणी में दर्ज हैं। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ ट्रायल को जम्मू के बजाय तिहाड़ जेल में मौजूद कोर्ट में ट्रांसफर कराने की CBI की मांग पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि तिहाड़ में ट्रायल के लिए पूरी सुविधा मौजूद है और यासीन मलिक का पक्ष भी सुनना चाहते हैं।